इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। वैसे तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कई सारे आर्टिकल मैं पढ़ा चुका हूं, पर यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 356 356, जिसको भीमराव अंबेडकर जी ने ये बोला था कि यार ये आर्टिकल कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं होने वाला है। आप लोग करते हो कई बार कि शेड्यूल तो बना लेते हो कि यार ये काम करेंगे ये काम करेंगे। एक तो सबसे पहले उस शेड्यूल को टाइम में बाउंड कर लिया करो कि इतने टाइम में मुझे काम कंप्लीट करना है। पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इसको याद रख लेना। SR बुमई केस है 1994 का। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। वैसे तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कई सारे आर्टिकल मैं पढ़ा चुका हूं, पर यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग समझिएगा अच्छे से कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब तो आप लोगों को पता है क्या है, कि देश में सेंटर और स्टेट के इलेक्शन एक साथ करवा दो, एक ही झटके में निपटा दो। ऐसा नहीं कि बार बार इलेक्शन होंगे, जैसे अभी दिल्ली के इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये नहीं कि बार बार टंडेरा लेकर घूम रहे कि भाई दिल्ली के इलेक्शन हो गए, फिर इसके इलेक्शन, फिर उसके इलेक्शन। एक बार चिपका दो और कहानी खत्म कर दो। तो राइटर जो है वो इस चीज से खुश नहीं है। राइटर ये कह रहे हैं कि जो तुम ये अभी यहाँ पर ये बातें बोल रहे हो यहाँ पर कि ऐसा कुछ करेंगे और उससे चीज सुधर जाएंगी, तो राइटर इस चीज को अलग तरीके से बता रहे हैं और दोनों राइटर इससे खुश नहीं है यहाँ पर। वो अभी आर्टिकल सुनते सुनते आप लोगों को पता चल जाएगा। और जो पॉइंट बोले गए वो बड़ी बेहतरीन बोले गए, तो उन पॉइंट को मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, एक एक आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आनी चाहिए। इसको थोड़ा सा पानी पी लो, मैं एक सेकंड बस। आप लोग भी पी लो। क्या बात है, संडे में भी इतने लोग आ गए। मेरे बच्चे धासो, पढ़ाई करने लगे, सीरियस हो गए हो। फीडबैक दे देना कैसा लग रहा है लेक्चर, अभी करते हैं आगे। आज तो पूरा 1 लीटर निपटा दिया एक ही झटके में। आज पानी कुछ ज्यादा हो जाएगा शाम तक। चलिए, अब एनर्जी आ गई है, H2O आ गया। सो शरीर के अंदर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गया, तो सोचो कितना पावरफुल फ्यूल आ गया। अब देखो शानदार परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर वन नेशन और वन इलेक्शन आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि भाई साहब अब यहाँ पर सर हम लोग सेंट्रल स्टेट के इलेक्शन एक साथ में कंडक्ट करा रहे हैं, पर लेकिन इसमें दिक्कत क्या है वो अब आप लोग समझिए ध्यान से। इन्होंने बोला कि यार तुम जो इतनी बातें बता रहे हो कि खर्चा कम होगा, एक बारी इलेक्शन होंगे, और बहुत सारी जो टेंटे पैपे तुम सुना रहे हो, वो कहीं ना कहीं कंसर्न की बात है, क्योंकि जो आप लोगों ने अभी बिल प्रस्तुत किया है वो हमारे देश के अंदर में एक डेमोक्रेटिक और फेडरल कैरेक्टर जो है उसके ऊपर में बहुत इंपैक्ट डालने वाला है। तो सबसे पहले फेडरल क्या होता है और डेमोक्रेटिक कैरेक्टर क्या होता है, इनको हम लोग समझेंगे। हमारे देश के अंदर में आज की डेट में आप लोग को ये पता है कितने राज्य हैं, तो टोटल मिलाकर 28 राज्य हैं। 28 तो राज्य हो गए, और टोटल मिलाकर 8 यूनियन टेरिटरी होगी। तो हमारे देश के अंदर में कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें खुद के चीफ मिनिस्टर हैं, जहां पर हम लोग इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो। राइटर यहां पर क्या कह रहे हैं, वो बड़ी प्यारी बात बोल रहे हैं, और वो सोचने वाली भी है अभी यहां पर, कि हमारे देश के अंदर में दो चीजों का बहुत ही तकड़े तरीके से मिसयूज किया गया है। वो दो चीजें कौन सी हैं? एक तो है यहां पर आर्टिकल 356 356, जिसको भीमराव अंबेडकर जी ने ये बोला था कि यार ये आर्टिकल कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं होने वाला है। पर जो धड़ल्ले से तुमने इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया है, भीमराव अंबेडकर जी ने तो ये बोला था कि भाई साहब इस आर्टिकल को शायद ही कभी कोई इस्तेमाल करेगा, और भाई साहब भीमराव अंबेडकर जी जो हैं ये बोलकर चले गए। पर लेकिन आज उनकी आत्मा रोती होगी इस चीज को देखकर कि यार उस टाइम पर मैं अपने देश के फ्यूचर की स्थिति को उस टाइम पर प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें समझने वाली है। सबसे पहले हमारा देश आजाद जब हुआ था, आप लोग खुद सोच लो, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। संविधान इंप्लीमेंट कर दिया 26 जनवरी 1950 में। इलेक्शन हो गए 51-52 वाले हमारे देश के अंदर में। ठीक है, और सोचो कि यहां पर उसके जस्ट 52 में, मान लीजिए आप लोग समझे, यहां पर उसके जस्ट आप लोग देखो यहां पर 7 साल बाद ही संविधान इंप्लीमेंट हुआ। पहली बार हमारे देश के अंदर में केरला के अंदर में हम लोगों ने इसका इस्तेमाल कर लिया। तो ये समझो कि आप लोग सोचो कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, जिसको भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो कभी कभी लगेगा, आर्टिकल 356 कभी कभी होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट को पहली बार यहां पर उठाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया, केरला के अंदर में सबसे पहले यूज हो लिया। स्टेट पीसीएस के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया अभी रिसेंटली कि कौन से स्टेट के अंदर में सबसे पहले हमारे देश में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल लगा था, तो याद रखना केरला के अंदर में लगा था। ठीक है, साथ में भाई साहब धड़ल्ले से जो इसको लूटा गया इस आर्टिकल को,
मतलब इतने तगड़े तरीके से पंजाब के अंदर में इस्तेमाल किया गया, बिहार के अंदर में और कर्नाटक के अंदर में। ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली आने वाले टाइम पे। तो मतलब कहने का ये था कि जिसका इस्तेमाल सबसे कम होना था, उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया बहुत ही तगड़े तरीके से। तो ये एक तरीके से हमारे देश के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एरिया के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी छीन रही है, इनके उनकी आजादी छीन रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा टूट रहा है। हमारे जो स्टेट है वो सेंटर अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। जबकि संविधान निर्माताओं ने जब हमारा संविधान बनाया, तो यार उन्होंने ये चीज ध्यान रखी थी कि भाई सेंटर अपना काम करेगा और स्टेट अपना काम करेगा। इसीलिए उन्होंने 7वां शेड्यूल बनाया था। इसीलिए उनके कामों का बंटवारा कर दिया था कि दोनों बहू आपस में लड़े ना, कि भाई साहब तुम ये काम करना, तुम ये काम करना, ठीक है। तो दोनों बहू को आपस में काम करने से बंटवारा, तो 7वां शेड्यूल बनाया था उन्होंने कि भाई एक होगी यूनियन लिस्ट और एक होगी स्टेट लिस्ट। तो ये तो काम करेंगे तुम दोनों अलग अलग। बाकी एक है कॉन्करेंट लिस्ट, कि कुछ ऐसे काम भी होंगे कि दोनों मिलकर काम कर लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूरे घर वालों के आज के डेट में, सारे घर वालों के माने ऐसे नहीं, मतलब घर में आज को सबको पूरे घर के अंदर में लीपना है, गोबर से लिपाई करनी है। तो ठीक है, तुम छत लीप देना, मैं नीचे लीप दूंगी, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, पोछा लगाना है तो ये समझ सकते हैं। तो ये हमारे संविधान निर्माता चीजें समझ रहे थे, तो उसकी वजह से उन्होंने चीजें डिवाइड कर दी थी। पर फिर भी दिक्कत अलग ही लेवल पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पर ये पावर का डिवीजन इसीलिए किया गया था ताकि बैलेंस बनाकर रखा जा सके। तो ये पॉइंट आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग समझो जो कि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनाती है। एक तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया जो कि आप लोग समझ सकते हो। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एक सेकंड यार, ये टाइमर कैसे बज गई? ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। ओके। टाइमर लगाया था किसी और चीज के लिए, पहले ये बज रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया बेसिकली। देखो आप लोग भी ना एक चीज थोड़ा सा बता दो आप लोगों को, चलो याद भी आ गया अभी। जब कोई भी काम करने बैठा करो ना, आप लोग को सबसे इफेक्टिव टूल बता रहा हूँ। आप लोग करते हो कई बार कि शेड्यूल तो बना लेते हो कि यार ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। एक तो सबसे पहले उस शेड्यूल को टाइम में बाउंड कर लिया करो कि इतने टाइम में मुझे काम कंप्लीट करना है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, उस टाइम के लिए टाइमर लगा लिया करो। आप लोगों को पता चलेगा कि यार मुझे ये किताब पढ़नी थी, ये टेस्ट लगाना था, इसको मुझे 2 घंटे देने थे। पता चला 2 घंटे मुझे देने थे इसको पर्टिकुलर, और पूरे दिन से लिए बैठा हूं, अब तक इसको कंप्लीट ही नहीं किया यार। मतलब शाम हो गई, 2 घंटे देने थे। तो जब टाइमर आप लोग लगाओगे ना, तो आप लोग को ये पता चलेगा कि कितना टाइम आप लोग इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हो। तो सिस्टमेटिक वे में आप लोग चीजों को लेकर चल पाओगे, ठीक है। बहुत फायदा होगा आप लोग इस चीज को देखना। बहुत ही तगड़े लेवल पर आप लोग अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हुए नजर आओगे। इसमें टाइम बाउंड आप लोग चीजों को करना स्टार्ट कर दोगे, और आप लोग अच्छे से अपने, मतलब ऐसे नहीं कि पूरे दिन ले बैठे यार, पढ़ा पढ़ पढ़ के काम को खत्म करो, शाम को एंजॉय कर लो अपना। कोई किसी के साथ में फोन पे बात करनी है, अपना बाहर घूमने जाना है, मूवी देखनी है, जो भी करना है कर लो, अपना टाइम रखो कि इतने टाइम में अपना काम निपटा लेना है, फिर एंजॉय करना है। ऐसे थोड़ी ना कि पूरी चीजें हैं। तो ये चीजें आप लोग समझना। अभी यहाँ पर ये बात आप लोग समझ सकते हैं। दूसरा बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। आप लोग देखो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अच्छा ये तो वही रिपीट हो गया, ठीक है। आर्टिकल 356 हो गया, केरला के अंदर में यहाँ पर लगाया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला तो हो गया यहाँ पर ये कि आर्टिकल 356 का मिसयूज। दूसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती है कि ये इसलिए लाया गया था, हमारे संविधान में संशोधन किया गया 52वां 1985 में। एंटी डिफेक्शन मतलब टूटे ना, अच्छे से यहाँ पर सरकार बनकर चलती रहे आराम से। पर लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या इसके अंदर में, ये भाई साहब इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है ताकि डिफेक्शन किया जा सके अब फिलहाल के टाइम पर। क्योंकि इसमें लू फोल रह गए थे यहाँ पर। लू फोल क्या रह गया कि भाई टाइम, ये तो बता दिया कि भाई पहले तो ये था कि इतने मेंबर टूटकर चले गए तो दिक्कत होगी, फिर इसको बढ़ाकर कर दिया कि 2/3 अगर टूटकर चले गए तो भाई साहब इसको डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिली। तो इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो फोकस देने वाली भी है। ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि भाई आज की डेट में अगर 2/3 लोग टूट कर जाते हैं तो इसको डिफेक्शन नहीं, इसको मर्जर बोला जाता है। क्योंकि मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी में 9 मेंबर है, ठीक है, 2/3 टूटकर चले गए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि भाई साहब 6 लोग चले गए 9 में से छोड़कर, 3 बच गए। अब 3 जो है तुम बैठकर भाई साहब अपना खेलो भाई साहब ताश। तो कहने का मतलब क्या है कि 6 तो ऑलरेडी चले गए, 3 बच गए, तो पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना रह गई है वो, ठीक है। तो छोटा सा ग्रुप बन गया। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर ठीक है डिफेक्शन की तो बात कर ली, पर भाई साहब काम करते टाइम कोई ना कोई गलती इंसान से हो ही जाती है। अब जब ये कानून लेकर आए एंटी डिफेक्शन लो
कि भाई कोई टूट कर ना जाए, पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर ना जाए। इसमें ये गलती कर दी कि यहां पर इन्होंने ये टाइम बाउंड नहीं रखा इसको, कि जो लोकसभा के अंदर में स्पीकर इसको डिसीजन लेते हैं एंटी डिफेक्शन को लेकर, तो भाई उसके ऊपर में इन्होंने प्रतिबंध नहीं लगा कि इतने टाइम पर तुमको डिसीजन लेना है। कई बार तो ऐसा होता है कि डिस्क्वालीफाई करने की बात आती है, भाई पूरे पूरे 5 साल निकल जाते हैं, इतने में तो इलेक्शन का टाइम आ जाता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार केस के बारे में सुन चुका है कि क्या ही फायदा इस कानून का जब तुमने ये काम नहीं किया। तो आया राम गया राम वाली कहानी अभी भी यहाँ पर ये बेसिकली ऐसे ही चल रही है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जब यहां पर बात करते हैं ग्रुप का डिफेक्शन हो गया, तो मैंने बात कर ली आप लोगों से, ये कानून को टूथलेस बना देती है, यानी कि इस कानून का कोई पर्पज नहीं रह गया। रोका था भाई, रोका तो हुआ नहीं, यहां पर अलग ही कहानी है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए किसी ने खुद से रिजाइन कर दिया, इसके बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं। यानी कि अगर मान लीजिए मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, मुझे कोई सरकार गिरानी है, मैं बोलूंगा यार मैं तो रिजाइन कर रहा हूं, ठीक है, मेरे हैं पर्सनल रीजन, में नहीं बता रहा, मेरी गवर्नमेंट जो चल रही थी वो गवर्नमेंट को एक दो लोगों की जरूरत थी, इसकी वजह से वो टिकी हुई थी, मैं छोड़कर चला गया, गवर्नमेंट गिर गई, तो क्या हो गया भाई साहब, रेजिग्नेशन दे दिया मैंने, मुझे तो किसी ने डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया। तो यहां पर अगर इस कानून के अंदर में ये होता कि अगर तुम रेजिग्नेशन देकर जाओगे तो अगले 5 साल तक तुम इलेक्शन नहीं लड़ोगे, तो क्या मैं रेजिग्नेशन देने के बारे में सोचता? कभी भी नहीं देता, क्यों भाई साहब 5 साल तक क्या करूंगा बैठकर, अगर मेरा काम ही यही है बस पॉलिटिक्स का ही, तो मेरे पास और कुछ काम नहीं है, तो मैं जनता के बीच में रहता हूँ, काम करता हूँ। तो यहां पर इंसान जो है वो कम से कम अपने आप रेजिग्नेशन देने से पहले रुकता कि भाई साहब तुमने रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, वहां पर जनता का पैसा लगेगा, तो ये सारी चीजें यहां पर होनी चाहिए थी। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, जो यहां पर समझिएगा। तो टूथलेस का मतलब ये है कि भाई साहब दांत नहीं है, बस एक तरीके से कानून है, यानी एक तरीके से बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को भी कई बार इस तरीके से बोल देते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आकर टूथलेस हो जाता है। कई बार बोलते हैं कि ये तो सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है, ऐसी चीजें रहती है कई बार, ठीक है। कई बार बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टूथलेस है, कई बार बोलते हैं सीबीआई जो है वो टूथलेस है, ठीक है, उनके दांत नहीं है, ठीक है। तो दांत आते हैं उनके पास में, तब बोलो अपोजिशन को पकड़ना है, सारे दांत उनके पास में भाई साहब, कीले आ जाएंगी दांतों के अंदर में, तलवार लग जाएंगी। अलग ही कहानी जुड़ जाती है। तो अभी यहाँ पर आप लोग बोलो, तो इन्होंने बोला कि एक तो आर्टिकल 356 का गलत इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा यहाँ पर इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर कैसे आप लोग बोल रहे हो यहाँ पर कि अगर देखो तो ये कैरेक्टर आप लोग खराब कर रहे हो यहाँ पर ऑलरेडी। तो आगे आने वाले टाइम पे अभी एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, वो राइटर इसको क्यों उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तुम ये कह रहे हो कि हम लोग टेन्योर फिक्स कर देंगे इलेक्शन का, कि हमारे देश के अंदर में अब आगे से जब भी इलेक्शन होगा, तुम ये कह रहे हो कि अब आगे से जो इलेक्शन होगा वो 5 साल हम लोग फिक्स कर देंगे, यानी कि अभी 2024 में इलेक्शन हुआ था, अगला होगा 2029 में इलेक्शन, ठीक है, और उससे अगला होगा 2034 में इलेक्शन। अब एक इंटरेस्टिंग चीज सुनो, राइटर जिसको यहाँ पर उठा रहे हैं और बहुत ही वैलिड पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं ये वन नेशन वन इलेक्शन पर क्वेश्चन मार्क लगाता है। वो क्या है, इनका ये मानना है कि भाई तुमने ये कहा कि 5 साल में ही इलेक्शन होंगे, ये साइकिल फिक्स चलने वाली है, तो यहां पर ये साइकिल ब्रेक नहीं होगी। पर लेकिन अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, या तो स्टेट की ले लो या फिर सेंटर की ले लो, अगर उसकी मेजोरिटी खत्म हो गई बीच में, मान लीजिए 2029 में इलेक्शन हुए, अभी इसी की ले लो 2024 में इलेक्शन हुए, और 2024 के बाद में 2027 में आकर दो बाबू हैं, चंद्रबाबू और नीतीश बाबू, दोनों ने भाई साहब जो एनडीए गठबंधन को छोड़ दिया, उनके छोड़ते ही एनडीए की गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी में आ गई। अब हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 2027 लिखना था, 17 नहीं 27, 2024 में स्टार्ट हुई, 2027 में जाकर दोनों बाबू जो हैं वो बाबू सोना के साथ में निकल गए, ठीक है। तो बाबू सोना के साथ में निकल लिए, चंद्रबाबू जी भी और नीतीश बाबू जी भी। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब अमित बाबू और भाई साहब मोदी बाबू जो हैं वो रह गए यहाँ पर बेसिकली अकेले। अब दिक्कत क्या हो गई, सरकार कैसे चलेगी, माइनॉरिटी में आ गई सरकार। तो अब यहाँ पर हमारे देश के अंदर में होते हैं इलेक्शन, तो हमारे देश में है वन नेशन वन इलेक्शन। तो अभी ये बोला गया है इस नए रूल के अंदर में कि 27 में जो इलेक्शन होंगे वो भाई साहब ओनली 2 साल के लिए होंगे, यानी कि 29 तक यहाँ पर ओनली सरकार बनेगी। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि ये तो यार फिर से वही बात हो गई, दिक्कत वाली बात, कि तुमने 27 में इलेक्शन करवा लिए क्योंकि सरकार गिर गई थी, अब 2 साल के लिए इलेक्शन होंगे, अब 2 साल के लिए इलेक्शन होंगे, तुमको फिर से मजबूरी में 29 में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि तुमने वन नेशन वन इलेक्शन लगा रखा है, तो फिर से 29 में फिर से इलेक्शन होंगे। तो यानी कि एक ही पंचवर्षीय योजना में 2 बार इलेक्शन करवाने पड़ गए तुमको वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से। अगर वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होंगे और 27 में सरकार गिर गई, तो भाई अब नेक्स्ट इलेक्शन जो होंगे, अगर ये सरकार ठीक ठाक काम करती रही, तो वो 32 में होंगे, ना कि 29 में होंगे।
तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा लूप होल आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोग यहाँ पर एक काम करो, अगर आप लोग इसको इंप्रूव करना चाहते हैं, ये राइटर ने नहीं बोला, ये मुझे पर्सनली लगा पढ़ते हुए कि ऐसा कुछ करे तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता है कि भाई अगर कोई सरकार गिरा रहा है, मान लीजिए सरकार गिर गई, कोई मेजोरिटी में था वो माइनॉरिटी में आ गया, तो सामने वाला यहां पर वो तभी वैलिड माना जाएगा जब जो सरकार गिरा रहा है वो सरकार बनाने की क्षमता रखता हो। मतलब ये कि अगर यहां पर बाबू छोड़ के चले गए दोनों के दोनों, अब ये बाबू जाकर कांग्रेस के साथ मिल गए, तो यहां पर कांग्रेस अगर मेजोरिटी में होगी और कांग्रेस बोले कि हाँ मैंने सरकार बनानी है, अब यहां पर बीजेपी को जो है अब यहां से बेसिकली हटाओ, अब हम पावर में आ गए, अब 2027 में कांग्रेस आ गई पावर में, तो इलेक्शन नहीं करवाने पड़े भाई साहब, बस फ्लोर पर जाकर टेस्ट करवाना पड़ा कि भाई मेजोरिटी किसकी है यहां पर, तो यहां पर एक टेस्ट हो गया उनका कि किसके पास है मेजोरिटी है, और फिर वो दूसरी सरकार कंटिन्यू कर लेगी और इलेक्शन जो है वो 2029 में ही होंगे जाकर। तो ये वाला अगर ये फंडा इसमें इंप्लीमेंट कर दें, जो कि पहले भी कई बार इस चीज के बारे में मैंने बातें की हैं, यहाँ पर कई सारी ऐसी रिकमेंडेशन आई है, तो ये चीजें जरूरी है कि या ऐसा नहीं कि आप लोग इलेक्शन करवा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, 27 में इलेक्शन करवाए फिर 29 में इलेक्शन होने ही होने हैं। तो ये चीजें आप लोग को यहाँ पर चेंज करनी, आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर एक केस याद रखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रख लेना। एसआर बुमई केस है 1994 का, और इसको लैंडमार्क जजमेंट बोला जाता है, लैंडमार्क रूलिंग बोली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि आर्टिकल 356 के साथ में अभी फिलहाल हमारे देश के साथ में एक वर्ड यूज किया है बलात्कार, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो, वो रियलिटी में हुआ है आज की डेट में, क्योंकि आर्बिट्रेरी इसका इस्तेमाल किया गया, दिया तो गया था इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए कि भाई स्टेट गवर्नमेंट है और वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे, तो इसको लगा दो। अभी सबसे एक पता नहीं अंदर से मुझे बड़ा ही एक अजीब सी चीज लगी, अभी फिलहाल के टाइम पर हमारे देश के अंदर में जहां पर इस आर्टिकल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए था, आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए था मणिपुर के अंदर में, जैसी कंडीशन बनी भाई वहां पर इसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया। तो इसी चीज को लेकर बात की जा रही है कि कई बार ये बोला जाता है कि जहां पर इस्तेमाल होना चाहिए वहां पर तो इस्तेमाल हो नहीं रहा है, और जहां पर इस्तेमाल होना नहीं चाहिए वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। मणिपुर के अंदर में सिचुएशन इतनी घटिया हो गई कि एक महिला को पूरे कपड़े उतारकर परेड कराया जा रहा है, वहां पर मैती और कुकी कम्युनिटी इतने लेवल पर लड़ रही है जिसकी कुछ हद नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो चुका है, हथियार लेकर यहाँ पर सड़कों पर जो है लोग घूम रहे हैं, पुलिस के हथियार चुरा चुके हैं, बाहर से उनके पास में हथियार आ चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन जो है वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है, लोगों को दिन दहाड़े मारा जा रहा है। इससे फालतू और कितने और लेवल पर बेसिकली गिरेगी भाई साहब कोई भी, अगर गवर्नमेंट, अगर तुमको यहां पर रियलिटी में लगाना था 356 लगाने का सबसे सुटेबल था अभी मणिपुर के अंदर में यहां पर। तो इसलिए यहां पर बात करते हैं कि प्रेसिडेंट जहां पर तुम लगाते हो ना, जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए प्रेसिडेंट रूल का, अगर तुमने लगाया तो क्या वो सही है, और नहीं लगाया तो क्या वो कैसे है यहाँ पर। और साथ ही साथ में लेजिस्लेटिव फ्लोर टेस्ट के बारे में बात की जाती है यहाँ पर कि अगर कोई गवर्नमेंट डिसमिस की जा रही है तो किस लेवल पर आप लोग उसको डिसमिस कर रहे हैं, तो यूनियन गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती। संविधान ने बकायदा दोनों को अलग अलग पावर दी है ताकि दोनों अपना काम कर सकें, तो ये बकायदा इस केस के अंदर में यहां पर बातें बोली गई थी, ठीक है, तो ये समझ सकते हैं। तो यहां पर इसके बाद में क्या क्या चीजें चेंज हुई, क्या क्या चैलेंज किया गया पोस्ट में, डिस्पाइट जजमेंट आने के बाद भी यहां पर मिसयूज जो है वो चलता रहा, हालांकि थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है, पर लेकिन अब क्या करना स्टार्ट कर दिया, अब इन्होंने गवर्नर को यूज करना स्टार्ट कर दिया। गवर्नर जो है वो काफी रोल प्ले करता है, यूनियन गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है, खुद देख लो दिल्ली के अंदर में कभी भी यहाँ पर एलजी की जो है वो भाई साहब बनती नहीं है सरकार के साथ में, क्यों नहीं बनती है, दिल्ली में सरकार किसी और की है, एलजी किसी और का है। सेम वेस्ट बंगाल में ले लो भाई साहब, कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई रहती है, इतनी बुरी तरह लड़ते हैं कि बच्चे भी देखकर शर्मा जाए कि यार ये पॉलिटिशियन है हमारे देश के अंदर में, तो ये चीजें समझ सकते हैं। तमिलनाडु के अंदर में ले लो, केरला के अंदर में ले लो, जहां जहां सेंट्रल में सरकार कोई और है और स्टेट में कोई और है, वहां वहां प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और दूसरी जगह भाई इतने फ्लुएंट में चल रही है, पता भी नहीं चलता कि यार वहां का गवर्नर कौन है, जहां पर सेम सरकार है, और ये कोई प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये पुरानी सरकार भी ऐसी हरकतें थी यहाँ पर। तो ये सबसे बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो क्या क्या देखो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ आर्टिकल से आप लोग की आती रहती है। जैसे अभी केरला के
अंदर में सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल लगा, ठीक है। साथ ही साथ में आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, कब कब आया, पूछा जा चुका है ऑलरेडी यहाँ पर। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है SISR बुमई केस के बारे में, कि किसके बारे में था, तो ये सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बारे में था। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज और बोल रहे हैं यहाँ पर, कि जो तुम प्रपोज करने जा रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 में, ठीक है, कि 5 ईयर टर्म पार्लियामेंट की रहने वाली है, रिक्वायर करेगी। तो इसी को लेकर बोला गया कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो मैंने अभी कहानी बताई ना आप लोगों को, कि भाई ये क्या करेगी, ये तो तुम्हारा दिक्कत क्रिएट कर देगी, कि तुम कह रहे हो कि 2 साल में 2027 में तुमने इलेक्शन करवा दिया, फिर 2029 में इलेक्शन करवाएंगे, तो ये तो दिक्कत वाली बात हो गई यहाँ पर। तो इसकी वजह से तो फेडरलिज्म के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा यहाँ पर, कि भाई तुम्हारे इलेक्शन, तुम फिर से बार बार इलेक्शन करवा रहे हो, तुम कह रहे हो कि इलेक्शन नहीं करवाने पड़ेंगे, तो स्टेट की ऑटोनॉमी यहाँ पर छिन जाएगी। क्योंकि 99% केसेस में क्या रहता है कि भाई ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जब जब हम लोग इलेक्शन दोनों के साथ में करवाएंगे, नेशनल और स्टेट लेवल के, तो उस टाइम पर बिल्कुल ऐसा होगा जैसा पहले हुआ करता था, कि भाई नेशनल लेवल के मुद्दे सबको याद रहेंगे और स्टेट लेवल के मुद्दे जो हैं वो सब भूल जाएंगे। और इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा अंडरमाइन होगा हमारे देश के अंदर में कई सारे कॉन्सेप्ट। इसमें फेडरलिज्म का भी कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पर, और वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू, ये प्रिंसिपल भी वॉयलेट होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, जब यहाँ पर आप लोग इन चीजों को फॉलो करोगे जो आप लोग आज की डेट में ये बोल रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 ये गारंटी देंगे कि 5 ईयर टर्म होगी पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली की, तो इनमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो फिर आप लोग एंटी डिफेक्शन लॉ को कैसे इंप्लीमेंट करोगे, तो अगर आप लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो फिर इंसान को इंडिपेंडेंट सोचने के लिए आप लोग छोड़ोगे ही नहीं, वो जहां पर जाएगा वो वहीं पर ही रहेगा। भले ही उसकी जिस पॉलिटिकल पार्टी में वो चला गया है, उस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी मैच ही ना कर रही हो, पता चला उसकी कॉन्स्टिट्युएंसी में, मान लीजिए मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी है आज की डेट में, कौन सी कॉन्स्टिट्युएंसी में जाऊं, बताओ कौन सी कॉन्स्टिट्युएंसी से इलेक्शन लड़ू, मुझे बताओ। मान लीजिए चलो मैं कॉन्स्टिट्युएंसी कौन सी लो, दिल्ली ले लेता हूँ, ठीक है। मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी है दिल्ली, पूरी की पूरी दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर में मुझे आज के डेट में इलेक्शन लड़ने हैं, और मैं यहां से इलेक्शन जो है वो जीत कर आ गया। अब दिल्ली के अंदर में भाई साहब, दिल्ली बना हुआ है झीलों का जहर, झीलों का शहर। अब मुझे वहां पर कुछ ऐसा कुछ करना है कि दिल्ली के अंदर में बाढ़ ना आए भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पर आज की डेट में मैं दिल्ली के अंदर में ये काम करना चाहता हूँ, ठीक है। पर लेकिन रियलिटी में जो मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, मुखिया है, वो दिल्ली पर फोकस ही नहीं कर रही है, वो कहीं और फोकस कर रही है। वो मेरे वाले जो लोग हैं जहां से मुझे चुनकर भेजा गया है, तो वहां से चीजें चल ही नहीं रही हैं ठीक ठाक तरीके से, ठीक है। तो ये दिक्कत वाली बातें यहाँ पर निकल कर आती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए मैं अपने लोगों को, जिनने मुझे पर विश्वास किया, अगर जो मुझे चुनकर लेकर आए, मैं उनके विश्वास पर अगर खरा ही नहीं उतर पा रहा हूं, तो भाई क्या फायदा फिर मेरा, मैं यहाँ पर एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से चल रहा हूँ, तो इंसान जो है वो एक पैपेट बनकर रह जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल को भी यहाँ पर एक अलग लेवल पर लेकर जा रहा है। उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी आप लोगों को सिस्टम अलग ही देखने को मिल रहा है उसकी आइडियोलॉजी के हिसाब से, और इंसान जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो इंडिया के अंदर में आज की डेट में जो सारे के सारे वोटर हैं वो कैसे काम करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके ऊपर में बर्डन आएगा सारे काम एक साथ में करवाना। वोटर जो है वो कंफ्यूज रहेंगे कि भाई साहब किस तरीके से उनको वोट डालनी है। और सबसे बड़ी बात है कि फाइनेंशियल कंसर्न रहेंगे, ठीक है, कि भाई साहब कितने लेवल पर आप लोगों को चीजें किस तरीके से इंप्लीमेंट करनी है। ये कहते हैं कि इलेक्शन की कॉस्ट जो है वो भी कम आएगी यहाँ पर, ठीक है। पर लेकिन अगर फिर से इलेक्शन हो गए थोड़े टाइम में, कई सारे लोग कहते हैं कि सिक्योरिटी का खतरा रहेगा। सिक्योरिटी वाली बातें रहेंगी कि इतने सारे लेवल पर इलेक्शन करवाओगे, तो सिक्योरिटी को कैसे, मतलब सोचो आप लोग यहाँ पर, अभी मान लीजिए स्टेट के अंदर में इलेक्शन करवाने राजस्थान में, तो राजस्थान को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर न जा सके, बाहर से कोई अंदर न आ सके। सोचो अगर ऐसा हो तो क्या हो, क्या हो, इलेक्शन हो, इलेक्शन होंगे और क्या होगा। तो अब इलेक्शन होंगे, बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा। पर लेकिन अगर देश के अंदर में इलेक्शन हो रहे हैं, तो यहां पर दिक्कत ये रहेगी कि अब पूरे देश के अंदर में इलेक्शन हो रहे हैं, तो स्टेट की बाउंड्री को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर हमारे देश की बाहर वाली पूरी बाउंड्री को यहाँ पर ब्लॉक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। तो कहने के खासकर बॉर्डर वाले एरिया में अलग से फोकस देना पड़ेगा। ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग समझिएगा। अच्छा जी। अवध ओझा सर वर्सेस वीर तालियान सर, ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी।
बहुत बढ़िया। ये सही है। भाई मैं अपनी जगह ही सही हूँ, अभी यहीं रहने दो मुझे, ठीक है ना? बढ़िया अपना आराम से लेक्चर लेता हूँ, अपनी ज़िंदगी एन्जॉय करता हूँ, गालियाँ नहीं खानी मुझे लोगों की। लोगों की एक्सपेक्टेशन बड़ी जल्दी बढ़ जाती है, आप लोगों को पता है? भाई साहब थोड़ा-सा कुछ हो इंसान को एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाती है जिसकी कुछ हद हद नहीं है। तो इसलिए अपना जो काम है उसी को अच्छे से करते रहो, क्योंकि उस पोजीशन पर जाने के लिए ना तुमको इंडिपेंडेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है? तुम्हारी सारी आती तुम्हारी चीज़ में नहीं हाथ में नहीं रहती है। जो बोलते कुछ और है, अभी आप लोग खुद देख लेना, जब यूपीएससी क्लियर करके सिस्टम के अंदर में जाओगे ना, तो भाई साहब सिस्टम के अंदर में जाकर अपने हिसाब से काम करना और सिस्टम को डील करना, ये दोनों एक कला की रिक्वायरमेंट होती है, स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। एक इंसान जाकर एन्जॉय कर रहा है और दूसरा फ्रस्ट्रेट होकर पोस्ट को छोड़कर चला जाता है वहाँ से, कि यार मेरे बस की नहीं है, यहाँ पर इरिटेट कर दिया इन्होंने तो मुझे 24 घंटे इधर-उधर फेंक देते हैं। अशोक खेमका जी को ले लो भाई साहब, वो मतलब 50 से ज़्यादा बार ट्रांसफर उस बंदे का हो चुका है आज की डेट में, ठीक है? तो क्लासिकल एग्जाम्पल है अगर देखो, पर वो अपने एथिक्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और एक अभी बिहार का आईएएस भाई साहब, 100 करोड़ से ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी पाई गई थी, अभी जेल में पड़ा हुआ है, ठीक है? एक वो इंसान है यहाँ पर। सोचो मतलब हर तरीके के आप लोग को क्वालिटी के लोग मिलेंगे, तो कहाँ पर आप लोग जाकर अपनी जो इंटीग्रिटी है, अपने जो एथिक्स है, उसको कॉम्प्रोमाइज कर देते हो। तो ये चीजें इंसान के कैरेक्टर डिसाइड करती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं यार, ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। एक इंसान है कि उन्हें कहते हैं, कई बार ये बोला जाता है, हालांकि ये ट्रू नहीं है, रियलिटी में बोलूं कुछ लोग इसको फेल कर देते हैं, इस स्टेटमेंट को जो मैं बोलने जा रहा हूँ सबके लिए ट्रू नहीं होता है। हर एक इंसान तब तक करप्ट नहीं होता है जब तक उसको मौका नहीं मिलता है। अगर उसको मौका मिल जाए तो वो करप्ट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट मैक्सिमम टाइम ट्रू हो जाती है, 95% टाइम ट्रू हो जाती है, 95% क्या मैं बोलूंगा 99% टाइम ट्रू हो जाती है। पर 1% लोग ऐसे होते हैं जो इस स्टेटमेंट को फेल कर देते हैं, और उनमें से एक है अशोक खेमका साहब, ठीक है? जो कि ऐसी स्टेटमेंट को फेल कर देते हैं कि भाई उस इंसान को मौका मिला ऐसे जिसकी कुछ हद नहीं है, पर उस इंसान ने कभी भी भाई साहब ये मौका मिलने के बाद भी अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ा यहाँ पर। तो ये सोच सकते हो आप लोग यहाँ पर, तो इसीलिए उनके बारे में बात की जाती है। वरना यार आईएएस ऑफिसर तो हर साल जो होते हैं 200 सिलेक्ट होते हैं, ठीक है? हर साल 200 आईएएस ऑफिसर सिलेक्ट हो रहे हैं, पर बात किसकी कर रहे हैं आज ये बैठ के? अशोक खेमका की कर रहे हैं। क्यों भाई साहब? और दूसरे वाले, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम लोग अपने कैरेक्टर को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं जब किसी सर्विस के अंदर में जाते हैं।